अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से अपने परमाणु मॉडल को बताया था और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। जैसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मुख्य कमी जो रह गई थी कि किनारे का जो भाग होता है वो खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय यदि वह नाभिक में गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। नाभिक में दूसरा पॉइंट था, नाभिक में समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन होता है लेकिन प्रोटॉन धनावस्थित होता है और धन धन के कारण देखा जाए तो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए और नाभिक टूट जाना चाहिए, लेकिन नाभिक नहीं टूटता है। अब क्यों नहीं टूटता, इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। अब इनका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जब गलत किया जा रहा था तो इनको समर्थन करने के लिए नील बोहर्स आ गए। अब नील बोहर्स का परमाणु मॉडल हम लोग देखते हैं। नील बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल अगर नील बोहर के परमाणु मॉडल की अगर बात करें तो पहला पॉइंट हो गया, नील बोहर ने रदरफोर्ड का समर्थन करते हुए पहली पॉइंट बताया कि किनारे का जो खाली भाग होता है वह रिक्त स्थान नहीं होता, बल्कि वह बहुत सारी कक्षाओं में बटा होता है जिसमें एक निश्चित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते समय ना तो वह ऊर्जा को उत्पन्न करता है और ना ही ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए उस निश्चित इलेक्ट्रॉन के लिए उस कक्षा को हम लोग अनुमेय कक्षा या स्थिर कक्षा के नाम से जाना जाता है कि अनुमेय कक्षा या स्थिर कक्षा कहलाता है। दूसरा पॉइंट बात आई कि आखिर वो जो चक्कर लगाएगा तो क्यों नहीं ऊर्जा को उत्पन्न करेगा या ऊर्जा को ग्रहण करेगा। तो इसमें बताया गया जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है लेकिन हमारी पृथ्वी सूर्य में नहीं गिरती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वो चक्कर लगाता रहेगा और चक्कर लगाते समय ना तो वह ऊर्जा को उत्पन्न करेगा और ना नष्ट करेगा। इसी सिद्धांत के बिहाफ पर सूर्य का उदाहरण लेते हुए बताया, इसलिए नील बोहर के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल भी कहा गया और चूंकि पृथ्वी एक ग्रह होती है इसलिए उसे ग्रह मॉडल का भी नाम दिया गया। फिर तीसरे पॉइंट में इनसे पूछा गया कि आखिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे हैं, बाई चांस उसकी इच्छा हुई कि हम उच्च ऊर्जा स्तर में जाएं तो आखिर कैसे जा सकता है। तो बताया गया कि कोई भी परमाणु स्वतः नहीं जा सकता। हाँ, यदि उसे बाह्य स्रोत द्वारा हम ऊर्जा दे दें तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि मान लेते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है और उसकी इच्छा हुई कि निम्न ऊर्जा स्तर में जाएं तो आखिर निम्न ऊर्जा स्तर में कैसे जा सकता है। तो फिर बताया गया कि स्वतः यह संभव नहीं है जब तक कि उसे बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा ले ली जाए तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाएगा। अगली बात इनसे पूछा गया कि ये कैसे हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा। तो बताया गया जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π या उसके बराबर या सरल गुणक में होगा वह उस कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। और इसलिए देखा जाए तो यहाँ जो n नंबर होता है इसे अगर देखें हम तो इसे कहा जाता है कक्षा की
संख्या कहलाती है। जो n नंबर होता है ये कक्षा की संख्या कहलाती है। और अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट में ये बताया गया कि अगर इसमें हम देखते हैं क्या परमाणु का स्पेक्ट्रम बनता है, तो बताया गया जी हाँ, स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन किसका स्पेक्ट्रम बनता है, तो बताया गया कि देखो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, और यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाए नील बोहर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सभी कमियों को लगभग दूर करने की पूरी प्रयास की, लेकिन लोगों को इस पर भी पूर्ण यकीन नहीं हुआ। इसके बाद प्रस्तुत किया गया सोमरफील्ड परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड परमाणु मॉडल में बस थोड़ा सा वेरिएशंस कर दिया गया और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अब हम देखते हैं सोमरफील्ड परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड परमाणु मॉडल में बताया गया परमाणु मॉडल, अगर सोमरफील्ड परमाणु मॉडल के पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया कि परमाणु वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। परमाणु वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है, ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि नाभिक के चारों तरफ जो रिक्त स्थान होता है उसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और कक्षाएं उप कक्षाओं में विभाजित होती हैं, जैसे एस, पी, डी और एफ उप कक्षाओं में विभाजित होते हैं। जिसमें देखा जाए तो एस उप कक्षा में 1 कक्षक, पी उप कक्षा में 3 कक्षक और डी उप कक्षा में 5 कक्षक और एफ उप कक्षा में 7 कक्षक पाए जाते हैं। इसके बाद फिर बताया गया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो उल्टे चक्रण के साथ गति करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रॉन अभ्र। इलेक्ट्रॉन अभ्र को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन बादल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उल्टे चक्रण के साथ गति करते हैं, और जब ये उल्टे चक्रण के साथ गति करते हैं तो एक धुंधला भाग बन जाता है। ये तो क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन उसी में होगा, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस समय कहाँ होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी धुंधले भाग को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन मेघ या इलेक्ट्रॉन बादल कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस परमाणु संरचना का, कि किस प्रकार से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। उसको देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।